मैं आदरणीय आज के चीफ गेस्ट आदरणीय अजय बिश्नोई जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। सदन में जुड़े हुए सभी महानुभावों को मेरा नमन प्रणाम। ओम। मेरा नाम अनूप, मैं गांव जुगलान, जिला हिसार, हरियाणा से हूं। मैं पिछले 4 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। मेरे पास आधा एकड़ जमीन है, सिर्फ मैं उसमें ओनली सब्जी ही लगाता हूं। तो जैसे मेरा कहने का भाव ये है कि यदि कोई भी नया किसान ऑर्गेनिक की ओर जा रहा है, स्टार्टिंग करता है, उसे अनेक परेशानियां आती है। तो उसके लिए मैंने एक समाधान निकाला कि कोई भी फार्मर यदि स्टार्ट करे ऑर्गेनिक, तो उसके आसपास के जो 4 किसान हैं ना, उसको सिलेक्ट कर ले पहले। कोई भी 4 किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहे हैं, उनके तौर तरीके देखें, उनमें जो कॉमन निकले वही अपने यूज करें। ऐसा नहीं कि बहुत से किसान साथी क्या कर रहे हैं, हमारे गांव में भी जैसे मैंने स्टार्ट की, तो मेरे पास भी सवाल जवाब रहे लोगों के कि ये ड्रम फलाने में रखे थे 4 दिन, वो भी डॉक्टर बना था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो भी उसमें रखे थे। 3 4 के ऐसे एग्जाम्पल देते थे मेरे को। तो फिर मैंने उनके पास जाकर देखा कि उसका सक्सेस होने के पीछे कारण क्या था, क्यों सक्सेस नहीं हुए। तो उनसे जाना, तो उन्होंने क्या कर रखा था कि कोई भी एक एक चीज को लेकर वो बैठ जाते थे। किसी को डिकम्पोजर बनाना आया तो वो ओनली डिकम्पोजर ही डालता रहा, चाहे वो पानी के माध्यम से, चाहे छिड़काव के माध्यम से। किसी को जीवामृत बनाना आया तो वो जीवामृत को ही मेन आधार लेकर काम करता रहा। दूसरा ऑप्शन उसके पास था नहीं, वो पूरा सीख जानकारी के अभाव के कारण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पहले 4 अपने नजदीकी कोई भी 4 जो ऑर्गेनिक फार्मर कर रहे हैं काम, उसको चारों को पास जाकर पूरा कॉमन उनका निकाल कर जो सुविधा से उसके पास उपलब्ध हो, उसी के हिसाब से उसको स्टार्ट करना चाहिए। फिर आता है कि मैंने स्टार्ट की, मैं मेरी बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल किया, जो मेरे साथ स्टार्टिंग में दिक्कत आई। तो मैंने स्टार्टिंग में पहली साल पूरे 1 एकड़ के अंदर 1 एकड़ के अंदर लगा दिया था। आधा एकड़ भाई का था, आधा एकड़ मेरा था, उसके अंदर पूरे के अंदर घिया लगा दी। तो मैंने एक ग्रुप बनाया गांव के, उसमें जो इच्छुक थे, फार्मर इच्छुक थे या कुछ खाने वाले ऑर्गेनिक थे, उसमें 150 200 करीब थे लोग। उसमें हर रोज मैंने जो भी मेरे खेत में डाला वो उनको दिखाया। आज मैंने ये डाला, आज ये किया, लीजिए आज अपना ये वर्क माइक। किया, पूरा पूरा लाइव दिखाया उनको। तो उन्होंने उसका मुझे बेनिफिट मिला कि मेरी सब्जियां खेत से स्टार्ट हो गई। दूसरी सब्जी मेरे पास थी नहीं, लौकी थी ओनली घिया। तो, तो मेरी हर रोज यहाँ लगभग 1 क्विंटल के आसपास घिया घर से बिक जाती थी स्टार्टिंग में। तो 1 किले में थी, तो पैदावार बढ़ी, ज्यादा हुई, तो फिर मैंने हिसार ले जाना शुरू किया। हमारे नजदीक हिसार लगता है, हिसार मंडी में। तो मैंने भाव भी वही रखा जो आम कस्टमर को दुकान पे या रेडी पे जो मिल रहा था, 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो ही उनको गांव में मिलती थी, तो 20 ही मैं देता था। मैंने ज्यादा और नहीं रखा। तो 1 एकड़ पे हो, 1 एकड़ में होने के कारण मान लो उत्पादन ज्यादा हुआ, तो ज्यादा होने के कारण मेरे को हिसार ले जाना पड़ा। मंडी लेके गया, वहां भाव था 5 रुपए किलो। तो 5 रुपए किलो बिकी, तो मैं 5 7 दिन दे के आया। तो बाद में कुछ गांव के भी जिस तरह सब्जी लाने के लिए जाते हैं, ब्याह शादी कारण जो भी होता है, उसके लिए सब्जी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हिसार से लाते हैं। वहां वो मेरे को एक दिन मिले, बोले तू यहाँ 5 रुपए किलो दे रहा है, हमको 20 रुपए किलो। हम तेरे पास चाल कर आ रहे हैं तो तुम हमको 20 रुपए देता है।
और यहाँ तो 5 रुपए किलो दे रहा है। तो मैंने विचार किया कि इनकी बात सही है कि मैं जो मेरे पास चल कर आया मैं उसको 20 दे रहा हूँ, और मैं खुद चलकर देकर आता हूँ वो 5 रुपए किलो ले रहा है। कि वहां मंडी में तो गधे घोड़े एक समान सभी, उसको उनको नहीं पता ये ऑर्गेनिक है या पेस्टिसाइड वाली है। तो फिर मैंने विचार किया कितना ही कुछ हो जाए मंडी नहीं लेके जानी। तो मैंने हिसार में झुग्गी झोंपड़ियों को फ्री बांटना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी फ्री। घर वालों ने भी एतराज किया कि या क्या कर रहे हो आप, करना। एक हमारे नजदीक गांव तलवंडी, वहां एक संस्था है, उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। था वहां जितनी बस्ती वहां दे देता, कुछ गांव हिसार में बांट देता था, मंडी नहीं लेके गया। मैंने वहां बिल्कुल प्रण ले लिया कि मंडी नहीं लेके जानी। तो अगले साल मैंने फिर विचार किया कि एक सब्जी नहीं लगानी, मिक्स लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी लगाएंगे, और सारी हिसार में दे के आता हूँ। फिर वहाँ धीरे धीरे कस्टमर बन गए हिसार, पता चला। तो मैंने एक मेरा खुद का जगह चुनी, ऐसी जगह जहाँ कोई, वैसे तो मेरे भाई दूध का काम कर रहे हैं, कई सेक्टरों में जान पहचान है। तो जान पहचान वालों को एक बार दी तो दूसरी सोचता है कि लूं या ना लूं, ये कंपलसरी सोचने लग जाता है वो। भाई इसको मना करूंगा तो ये सोचेगा कि जान पहचान वाला ले नहीं रहा। तो मैंने ऐसा सेक्टर चुना जहाँ कोई नहीं जानता हो। सेक्टर 16-17 के अंदर कोई जान पहचान नहीं थी हमारी। तो वहां मैंने एक स्टैंड लगाया। तो वहां सुबह एक जूस, मैंने पहले सर्च किया कि कहाँ बिक सकती है सब्जियां। 2-3 पार्क है, पार्कों के पास ऑलरेडी पहले बेच रहे थे सब्जियां। तो मैंने सोचा कि इनको प्रभावित नहीं करना, हमें हमारा नए सिरे से नया ठिकाना तैयार करना है। तो मैंने एक सेक्टर 16-17 के अंदर एक जूस की दुकान लगती है सुबह 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 मॉर्निंग में वो लगती है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। उसमें क्या होता है कि ये एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा, वीट ग्रास, ऐसे कुछ 7-8 आइटम मिला के वो मिलाकर 20 रुपए का एक गिलास देता है। तो मैंने चुना कि इसके पास कोई नहीं खड़ा होता, उसके पास भीड़ रहती है पूरी। वहाँ मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ लोगों के सवाल जवाब होने लगे। पहले दिन मैं 20 किलो लेके गया लौकी, तो वहाँ लगी 3 किलो, 4 किलो। सवाल जवाब ज्यादा करते थे, हर उनका सवाल जवाब मैं देता रहा। फिर मैंने मंडी में यदि और रेडी पे जिस तरह 10-20 रुपए किलो बिक रही थी, तो मैंने 20 का ही रेट वहां रखा। वो फिर कई कह भी देते थे, बोले एक अकेली घिया से क्या होगा, और भी तो इसमें सामान पड़ेगा, वो तेरे पास है नहीं। तो तरह तरह के सवाल जवाब होते रहे। फिर मैंने बोला जी मैं कौन से ऊपर ले रहा हूँ, आप मार्केट में जा रहे हो वहां भी 20 मिल रही है आपको, मैं 20 ही मैं दे रहा हूँ, मैं कौन से 2 या 3 गुना ले रहा हूँ आपसे। तो कुछ समझदार थे वो, तो बोले ठीक है, बात तो इसकी भी सही है। फिर एक दिन वहां एक वकील से मुलाकात हुई। तो वहाँ वो वकील तो आपकी भाषा बोलेगा वकील की। वो बोला, मैंने एक बैनर बना रखा था 100% ऑर्गेनिक उत्पाद। बोला ये लिखने से ऑर्गेनिक थोड़ी हो जाती है। मैं क्यों सर? उसके लिए बोले 3 साल खाली छोड़नी पड़ती है जमीन को, फिर उसके लिए सर्टिफाइड करवानी पड़ती है, ये रूल हैं, ये होने चाहिए। उसके पास आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो वो वकील था, वकील की भाषा बोल रहा था। मैं सारी बात सुनी उसकी। फिर वहां धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। तो बोले तो मैं बोले जी आप ये बताओ मेरे को, आप जो रूल बता रहे हो मेरे को, वो पूरा रूल हिसार शहर के अंदर कोई फॉलो कर रहा है क्या? ऐसी कोई शॉप हो, ऐसी कोई दुकान हो तो मेरे को बताओ। बोले नहीं। तो फिर ये रूल मेरे पे लागू क्यों हो रहे हैं? या मैं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, या मैं दो
बोला ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है, ऐसा रूल है हमारे कानून में है, ऐसा कानून की बात बोल क्यों, वो वकील है, वकील की बोल रहा हूँ। तो फिर वो बोला चलो, पहले तो वो तू उसका भी हो गया, और वो बोला आप बताओ मेरे को, हम इसकी क्या पहचान करेंगे। फिर मैं बोला जी आप पहले तो ये बताओ, यदि मैं लाइसेंस भी ले आऊं ऑर्गेनिक का, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हो, तो यदि मेरे से सब्जी ले रहे हो तो आप 24 घंटे तो मेरे पास नहीं रहोगे। तो यदि ना ही कोई सरकार की है कि इस लौकी के ऊपर वो मोहर लगा के देगी कि मैन्युफैक्चरिंग वहां से हुई है और इसकी ये एक्सपायर डेट है, ये फार्मर है, किसी सब्जी के ऊपर ये लिखा नहीं मिलेगा आपको। बोला नहीं मिलेगा। तो आप, तो बोले हम कैसे चेक करेंगे उसको। मैं बोला जी गांव के अंदर जाओ, 10 में से हम 6 वाले को पॉजिटिव मानते हैं। मैं बोला जी 10 में से 4 बंदे भी यदि आपको ये बोल दें ये बंदा फ्रॉड है, इसमें ये बंदा फ्रॉड है तो ये सब्जी फ्रॉड है, मैं 4 वालों को पॉजिटिव ले लूंगा। फिर वहां एक बुजुर्ग थे, वो बोले कि बंदे की बात में दम है, गांव वाले तो ये भी बता देंगे, यदि आप गांव में जाओगे ना वकील साहब, बोले आप गांव वाले ये भी बता देंगे ये बंदा फ्रॉड नहीं है, इसके मम्मी पापा या इसके दादा ने भी जो काम किया है गाँव, इसके दादा थे, वे जाते ही आपको बोल देंगे उसका तो पता नहीं, उसका दादा तो फ्रॉड था या उसका पिताजी फ्रॉड था, वो 3 पीढ़ी की बता देंगे। तो वकील साहब को लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने फिर बोले तू घर किस टाइम जाएगा। मैं वहाँ जी फारिग होते ही जाऊँगा। तो उन्होंने फिर गाड़ी लेकर घर आए, देखा मेरे पास कौन, देख उस दिन के बाद आज तक वो जो भी सब्जी होती है बगैर पूछे ले लेते हैं, कि ना ही कोई भाव मोल भाव करते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे मान लो लेता है दूसरे, क्या कि ये नहीं बताते हैं कि आप मैं वहां से ये सब ये चीज मिल रहा है वो ले लो। ये मैंने देखा है शहर वालों में, कोई भी कुछ भी हो तुरंत अपने परिवार में अपने मित्र, तो बहुत से लेते थे, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि हम मेरे इतनी 5 बजे जाता था, वहाँ 8 8 बजे तक वो लगती थी, 8 बजे तक खड़ा रहता था वहाँ। तो धीरे धीरे 5 से 7 10 15 इस तरह चलते चलते 1 महीने के अंदर 1 क्विंटल लौकी मैंने आधे घंटा के अंदर बेची हुई वहां पर। उसमें टाइम लगा 3 महीने, 3 महीने तक स्टार्टिंग की जैसी मैं बात बता रहा था आपको, 3 किलो 5 किलो, बाकी वापस ले आना वहां से उठाकर। सवाल जवाब बहुत होते थे, तो मैं उनको सहन करता रहा। मुझे दिख रहा था कि टाइम लगता है, कोई भी चीज हो उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लोगों का विश्वास बढ़ा। अब जो भी, फिर उसके में सवाल जवाब ये भी रहते थे कि तू आज तो हर हर आइटम रखा कर, हर आइटम में बोले रखना पॉसिबल नहीं, मेरे लिए नहीं। हर आइटम उनका मतलब टमाटर मिर्च धनिया ऑल आइटम रखा कर बोले, फ्रूट वगैरह। फिर उनको कहने का ये भी, फिर बाद में मैंने
जिस तरह भाई अलग हुए तो मेरे पास अब आधा किला है, अब मैं आधे किले में ही लगा रहा हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लगाएंगे, तुम तेरी तेरी में लगा ले। फिर मैंने अब आधा किला के अंदर कुछ फ्रूट लगाए हैं, 2 साल हुए हैं अभी, छोटे हैं। फिर मैं बात करता हूँ कि अब कई पूछते हैं तेरी आमदनी कितनी होती है, तो आमदनी जिस तरह की दूसरे भाई जो ले रहे हैं आधा एकड़ के अंदर, मान लो उनकी गेहूँ 20,000 की हो रही है तो मेरी पैदावार 25,000 की है। मैं इतना अभी तक मैंने ओनली सीखा सीखा है, अनुभव है बस। क्यों, ये धान की जमीन थी, इसमें थोड़ा सा बारिश होते सब्जी खत्म, सब्जी पूरा मैरो, बारिश हो जाती थी पानी खड़ा हो जाता था और फसल खत्म। यही हाल सर्दियों में होता था। फिर अब मौसमी सब ये, अब मेरी 4 साल के अंदर जमीन इतनी तैयार हो चुकी है कि मैं जो भी सीजनली इसके अंदर मैंने अलग अलग प्रैक्टिकल किया, फिर धान भी लगाया, कपास भी लगाई। तो 4 साल के अंदर ओनली ये जमीन इस स्तर पे तैयार हो चुकी है कि जो भी मैं इसमें सीजनली सब्जी लेना चाहूँ वो आसानी से ग्रो कर जाती है। और हमारे एरिया की बात एक प्रैक्टिकल में बताऊं आपको, यहाँ पड़ोस में एक डायरी है दूध की, वहाँ पशु हैं काफी। तो उसने 1 एकड़ ठेके पे लिया हरे चारे के लिए। उस जमीन में उसने हरा चारा बोया, जई और बरसीन मिला के, या हमारे बिजाई करते हैं। तो उस एकड़ के अंदर जई और बरसीन बिल्कुल भी नहीं हुआ, ओनली खरपतवार हुआ। खरपतवार इतना हमारे भयंकर है यहाँ पर कि अब हरे चारे के अंदर भी खरपतवार की दवाई के बगैर हम हरा चारा ले भी नहीं सकते आने वाले समय। ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा। फिर उसमें बोला ये क्या हो गया, बोले इसमें वो गाजरी घास है, पालक है, ये दूसरा घास का जो बदबू देता है। उसने ठेके पे ली, बेचारे ने पैसे भी लगे, खर्चा भी लगा, और बोया कुछ और काटा कुछ। फिर सारा उसने लेबर से कटवा दिया फ्री में। कोई गांव वाले ले गए, जिसने भी एक बार लेके गया वो दोबारा नहीं आया, बोले इसको पशु खा ही नहीं रहे। फिर उसने उसको अंदर ही मिलवा कर उसी एकड़ के अंदर अब ज्वार बिजाई की है। अब मेरे को तो लग नहीं रहा कि वो ज्वार भी होगी या नहीं होगी। यहाँ एक हमारे पास में अभी एक कंपनी ने हर्बिसाइड की ट्रायल लगाई थी, उस पर उसने 50 लाख रुपए खर्च किए थे ट्रायल के ऊपर। उनके जो डॉक्टर थे उनसे मेरी बातचीत हुई कई बार, तो मैंने उनका एस्टिमेट जोड़ा, मोटा मोटा उन्होंने दिखा रखा था। क्यों, वहाँ उन्होंने कैमरे भी स्टैंड किए थे, दिन रात वही रहते थे, लेबर भी रहती थी, उनकी गाड़ी उन बंदों को लेके जाती थी 5 स्टार या बढ़िया होटल में हिसार, सुबह उनको फिर लाती थी, लेके जाती थी। तो उनका एस्टिमेट वो बता रहे थे 50 लाख हमारा इस वो अगले साल आएगी इसमें गेहूं में। तो ये हाल हमने जमीन का कर रखा है यहाँ हमारी। तो उस स्थिति से मैंने इस तरह मेरे जमीन को सुधारा है और प्रैक्टिकल मैंने किए अलग अलग तरह से। और यदि कोई भी नया फार्मर ऑर्गेनिक की ओर आ रहा है, उसको व्यवसाय के रूप में ले रहा है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि वो थोड़े स्केल पे शुरू करे, बड़े स्केल पे शुरू ना करे। थोड़े स्केल पे शुरू करेगा तो उसकी जानकारियाँ भी बढ़ेगी और उसकी जो मार्केट भी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। तो आगे आगे वो जैसे भी उसको जानकारी हो बढ़ती रहेगी, और उसके उसके जो कस्टमर है, क्यों सरकार इसमें कोई वो अभी तक मेरे को लग नहीं रहा कि बेचेगी या कोई मंडी बनाएगी या कोई कुछ करेगी। करेगी तो भी मान लो उसमें वो भाव मिलने वाला नहीं। और ना ही मैं तो उसको भी बोलता हूँ जो भी यहाँ फार्मर कर रहे हैं कि उसमें यदि आपको उत्पादन बढ़िया मिल रहा है किसी चीज में पेस्टिसाइड वाले से ज्यादा, तो आप उस किसी भी कस्टमर से भाव ज्यादा ना ले। ये एक ना इंसाफी है। बहुत से फार्मर ये बोलते हैं कि हमारे उत्पादन ऑर्गेनिक में भी इतना हो रहा है, और दूसरी ओर उनसे हम यदि खरीदने की बात करते हैं तो 2 या 3 गुना भाव बोलते हैं। ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है, मैं इसको मानता हूँ
यदि किसी भी फसल को लेने में, उत्पादन लेने में, यदि उसका मेहनत लग रही है, ज्यादा मेहनत लग रही है, कम उत्पादन हो रहा है, पूरी मेहनत के बाद थोड़ा बहुत, मान लो कुछ एक फसल है, सब्जियों में भी है, वो मान लो उसमें उसकी लागत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, तो उसका वो थोड़ा बहुत भाव ज्यादा ले ले, वो तो ठीक है, जायज है। और बहुत से फार्मर ये बोलते हैं कि हम, हमारे बहुत बेनिफिट हो रहा है, हमारे उससे ज्यादा निकल रहा है, और भाव की बात करते हैं तो वो 2 या 3 गुना बोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और दूसरी ओर एक बात, जहाँ आवाज नहीं आ रही है। अनु भाई ये बता रहे थे अभी कि हम अधिक रेट नहीं ले रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक जैविक सब्जियां उगा रहे हैं, उत्पादन उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, तो रासायनिक अनाज के अपेक्षा हम कुछ थोड़ा परसेंट, यानी जैसा 15 से 20% तक अधिक रेट पर वो बेच रहे हैं। इसके अलावा अधिक रेट पर नहीं दे रहे हैं। ये अच्छा ही है। और अनूप जी, अगर आप यार वो एक फिर फोन आ गया था जी बीच में, जी दूसरे हाँ फोन जी। पे। वो मैं ये कह रहा था कि हमारे हमने, जैसे मेरा मानना है कि जी, कि बहुत से किसान क्या कर रहे हैं, मैंने 4 कैटेगरी में बनाया किसानों को, मैंने देखा भी है चारों को प्रत्यक्ष रूप से। एक फार्मर वो है कि जैसे कि अब गेहूं की बात करें, गेहूं लगा रहा है, बहुत से फार्मर हैं हमारे पास भी यहाँ, बिल्कुल मैंने प्रत्यक्ष देखा ही है। ये मैं, वो क्या करते हैं कि गेहूं में कुछ नहीं डालते, दूसरी फसल धान ले रहे हैं, उसमें हर प्रकार के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो भी डाल रहे हैं। गेहूं लगाया, उसकी क्या होते हैं कि वो तगड़े जमींदार हैं, उनकी बात 5-7 आदमी मान भी लेते हैं, दो एक पेड़ में लगा लेते हैं, बोला हमने किसमें कुछ भी नहीं डाला, और उनको किसको दे रहे हैं, वो दूसरी बात ये नहीं सोचते आप दे किसको रहे हो, आपके परिवार को दे रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को, उस गेहूं को 2 गुना या 3 गुना भाव में दे रहे हैं, बोले हमने इसमें कुछ नहीं डाला। और दूसरा फार्मर, जो कई फार्मर ऐसे भी हैं कि वो स्टार्टिंग से भी कुछ नहीं डाल रहे उसमें, जो फसल लेते हैं उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे, बोले हम प्रकृति कर रहे हैं, तो मैंने इसमें डाला क्या, हम कुछ नहीं डालते, बोले इसमें इसमें जो होगा वो सही है, उसमें उसका भी वही वही भाव ले रहे हैं, 6,000 बेच रहे हैं मान लो उसको। और तीसरा फार्मर है, हर पौधे को, हर जरूरत को उसके हिसाब से, उसकी नाइट, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन उसको चाहिए होते हैं, समय समय पर बिजाई बिजाई से लेकर, जैसे बोने से लेकर कटाई तक, स्टार्टिंग में जैसे बीजामृत है, बाद में जो भी है, पूर्ण उसको पकाओ के टाइम पोटास की पूर्ति करनी होती है, जो भी जिस टाइम वो पौधे को पूर्ति करनी होती है वो पूर्ति करके देता है, उसको वो भी 6,000 ले रहा है। तो ये मेरे हिसाब से कहाँ तक है, ये एक कस्टमर के लिए तो नाइंसाफी है। तो 6,000 का माल ले रहा है गेहूं, जो मान लो हर एक पौधे की पूर्ति के समय जो भी उसको न्यूट्रेंट देना होता है वो दे रहा है टाइम टू टाइम। और तीसरा जो बंदा बस ओनली गेहूं गेहूं के अंदर कुछ नहीं डाल रहा, बाकी तो डाल रहा है, वो कहाँ से ऑर्गेनिक हो सकता है फिर। बस यही मेरा बोलना था जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप भैया। आपने अपना संघर्ष बताया और आप हताश नहीं हुए। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार आप संघर्ष करते रहे। और आपके पुरुषार्थ को नमन। और हमारे किसान भाई जो बीच में परेशानी आती है मार्केट को लेकर या किसी भी विषय को लेकर के, तो उस पर हमें लगातार अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। और चरे वेती धीरे धीरे हम सबको चलना चाहिए। और आपने अपना मार्गदर्शन दिया। हमारे सदन में कोई भाई बहन का कोई संवाद अगर कोई करना चाहता है आदरणीय अनूप बिश्नोई जी से, तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप बात कर सकते हैं। मैं चूंकि शुरू में परिचय नहीं हो पाया था और शीघ्र मैंने आमंत्रित कर लिया था आपको, मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ
कि वो आए और आपके बारे में दो शब्द बताने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना जी, महाराष्ट्र से। मेरी आवाज पहुंच रही है रंजना किनीकर जी? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमारे अनूप बिश्नोई जी से संवाद करने का कष्ट करें। ओम। सदन को मेरा प्रणाम। अनूप जी अपने रियल, क्योंकि ऐसा ही बहुत कुछ हो रहा है इंडिया में, हमारे देश में, और जो ऑर्गेनिक का स्टैंडर्ड क्या होगा, किसको हम ऑर्गेनिक मानेंगे। तो जनरल जो ग्राहक है वो कोई नहीं पूछता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है। कोई ऐसा ग्राहक आ गया जिसको जानकारी है तो वो तो जरूर पूछता है क्या ये सर्टिफाइड है, कैसा है। तो इसलिए उसको पूछने का भी हक है, क्योंकि जब तक कोई गाइडलाइन रेगुलेशन नहीं है और दाम उसको ज्यादा देना पड़ रहा है। मेरा जहां तक अनुभव है, मैंने काफी इसमें काम किया है सर्टिफिकेशन में, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में, और एक्सपोर्ट भी किया है, लोकल में भी मतलब बेचा है, दिल्ली में बेचा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में था जब, अभी भी बिक रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इतना ज्यादा तो दाम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा दुगना हो जाता है किसी आइटम का। उससे ज्यादा तो मार्केट में आप compete कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप दो चार ग्राहक मिल गए जो आपके दुगने पे ले रहे हैं, दुगना भी नहीं होता है, 1.5 गुना या 60% मार्केट में मिलता है। फिर वो जो बंदा उसको दुकान, वहाँ अगर आप दिल्ली में कहीं पे भी दुकान लें, अमूमन क्या होता है कि दिल्ली में अगर कोई दाल बिक रही है सपोज मूंग की, और वो बाजार में, नॉर्मल बाजार में तो वो 80 रुपये है और वहाँ आपको 160 मिल रही है। तो हम ये सोचते हैं, जनरल आदमी ये सोचता है अरे ये तो बड़ा फायदा है ऑर्गेनिक में। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि अगले भाई ने वो दुकान का किराया ही 25,000 रुपये महीना है, उसने 2 आदमी रखे हुए हैं, उसको भी वो 15-20 हजार दे रहा है। इसके अलावा जब किसान से लिया होगा तो तब जो है उसने उसका सर्टिफिकेशन भी किया होगा, जो अभी तक चल रहा है, जो मैं बता रहा हूँ। जैसा हम करते थे, सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी खुद बियर करते थे। आदरणीय रावत जी की आवाज, और उसकी काफी कॉस्ट। सर आवाज कट रही है, शायद सदन को सुनाई दे रहा है? सदन को आवाज सुनाई दे रही है आदरणीय रावत जी की? मेरी आवाज आ रही नहीं है? दे रही, आ रही है? आपकी आ रही है, उनकी नहीं आ रही। आवाज कट रही सर। हाँ, मेरी आ रही है ना? नहीं आ नहीं आ रही जी। नहीं कट रही है जी, आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का समस्या है। चलो अब आ रही है? हाँ जी। जी आ रही सर, आ रही। अब आ रही है कहाँ जी। पे? अब आ रही है ना? हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि वो कॉस्ट बढ़ती जाती है उसकी। पता है कॉस्ट किससे बढ़ रही है? वो सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है, वो अगर उसमें सही से सर्टिफिकेशन कोई कर रहा है तो 200 किसानों का कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है तो लगभग लगभग 1 लाख रुपए सालाना, 1-1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए सालाना आराम से, क्योंकि उसमें भी कर्मचारी रखने पड़ते हैं जो सर्टिफिकेशन देखते हैं, उसका
प्रॉपर एक सिस्टम है, तो उससे ये कॉस्ट बढ़ती है। अगर आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ले रहे हैं कहीं दुकान में, उस पे जो लोगो लगा रहता है कि ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, उसका भी पैसा पड़ता है आपको, वो लोगो भी गिन के मिलते हैं, और उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। वैसे आपका जब ये जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसमें जो सर्टिफिकेशन बॉडी है जो इसको ऑथराइज है सर्टिफिकेशन करने के लिए, वो एपिडा से गवर्न होती है, एपिडा का कंट्रोल होता है उस पर। और वो ऐसी तो 30-35 सर्टिफिकेशन बॉडी है, तो किसी से आप करते हैं तो वो आके ये देखता है कि भाई आपके कितने फार्मर सर्टिफिकेशन में हैं, उनके कितने खेत में क्या लगा हुआ है, तो ये सारा रिकॉर्ड उसको देना पड़ता है। और वो विजिट भी करता है, सब किसानों को नहीं करता है, इन 10% किसानों का मैंडेटरी विजिट होता है, 10 से 20%, कि वास्तव में उतने ही एरिया में उसने वो चीज लगा रखी है जो आपने लिखी है, कब लगाई, कब गुड़ाया, कब क्या खाद डाला, तो वो सब पूछता है कि आपने अगर ये डाला तो क्या इससे तो पूर्ति नहीं होगी न्यूट्रिएंट की, तो आप कौन से न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक वो भी। तो ये सब जानने के बाद तब ये पास होता है कि भाई इस संस्था जो सर्टिफिकेशन कर रही है उसके 200 किसानों ने, सपोज बासमती हमारे यहाँ जैसे देहरादून में, इन 200 किसानों ने, हर एक किसान ने लगभग आधा एकड़ 1 एकड़ में बासमती लगाई है, तो ये एस्टिमेटेड 700, 800 या 1000 कुंटल एस्टिमेटेड होता है कि भाई ये इसका बासमती 2 कुंटल से ज्यादा होती नहीं है, बीघे का मतलब 10 कुंटल एकड़। तो इस तरह से एक एस्टिमेट लगता है, और फिर उतने का ही सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आप उसको कहीं दुकान में बेच रहे हैं, जैसे दिल्ली में बेच रहे हैं, तो आप उसका चावल बना के बेच रहे हैं, तो वो कितना परसेंटेज निकलता है, वो सब वो रिकॉर्ड में आता है। किस मिल से किया, मिल इतनी बड़ी मिल, तो क्योंकि उसके लिए मिल भी बढ़िया चाहिए होता है, वो मिल मतलब इस तरह का होता है कि उसमें शॉर्टेक्स लगा होता है जो कंप्यूटराइज, और क्वालिटी अगर आपको निकालनी है, और उस मिल में आप तभी मिलिंग कर सकते हैं जब उसका भी सर्टिफिकेशन करेंगे। तो उसका भी सर्टिफिकेशन करने का कम से कम 60-70 हजार आता है, वो मिल का सर्टिफिकेशन करने। और वो सर्टिफिकेशन करके फिर उसकी सफाई करके, फिर वो, क्योंकि उसको भी नॉर्मली मिल में जब हम जाते हैं धान कुटवाते हैं, तो मिल वाला फ्री में कूटता है क्योंकि उसको भूसा मिलता है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में उसको 2 रुपए किलो हमें देना पड़ता है, 1 रुपया 2 रुपए किलो उल्टा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक दफे मिल साफ करेगा, पूरे साफ सफाई करेगा, एक एक मशीन का, कहीं कोई मिक्सिंग तो नहीं होगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड मिल तो बहुत कम है, तो वो 3 दिन तो सफाई में लगते हैं उसके, वो भी, उसका भी इंस्पेक्शन होता है उस दौरान। इस तरह से वो मतलब वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है ना, वो तो वो फिर वो वहाँ जो है वो कहाँ पे रख रहे हैं, किस बैग भी आपका शुद्ध जो है ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऐसा HDPE बैग होना चाहिए, और आपका जो पॉलिथीन है वो भी फूड ग्रेड का होना चाहिए। और फिर अब जब मार्केट करेंगे उसको दिल्ली में, आपको ये बताना पड़ेगा कि हम 2 किलो में करेंगे, 5 किलो में करेंगे, कि 10 किलो में करेंगे, कितने बैग हमारे 2 किलो के होंगे, कितने 5 के होंगे। और हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑलरेडी डिफाइंड है कि 1000 कुंटल धान निकला था, उससे 45% निकलता है जो बढ़िया क्वालिटी का है, वो 4.5 कुंटल निकला, तो 450 कुंटल। और तब हम उसको सारा हिसाब किताब देना पड़ता है कि इतने हमने 5 किलो के भरेंगे, इतने ये है, इतना। हमारा गोडाउन भी सर्टिफाइड होता है जहां आप रखेंगे, उसको भी आपको दिखाना पड़ता है कि ये हमारा गोडाउन है, सर्टिफाइड है, इसमें कोई नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है, इसका सैनिटेशन हम ये ऑर्गेनिक चीजों से करते हैं, जो कीड़ा और कीट पतंगा कंट्रोल है वो भी हम जो है ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। इतना करने के बाद तब उसकी कॉस्ट बढ़ती है। मेरा बोलने का मतलब है, जो हम बाजार में देखते हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसपे लोगो लगा होता है, उसकी प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है अभी कि वो कॉस्ट उसकी 20-30% तो वही सर्टिफिकेशन और उसकी वजह से बढ़ जाती है, 30% कम से कम। वो भी उस आदमी की, अगर छोटे स्तर पे कर रहा तो वो तो घाटे में रहेगा,
थोड़ा बल्क में करे तब वो थोड़ा मेंटेन होता है। जो बहुत बड़े बल्क में करना पड़ता है तब जो है वो लाइन पे आता है, थोड़ा प्रॉफिट में आता है मतलब। और जहां तक किसानों की बात है तो किसान को हम देते थे 20%। मतलब अगर वो उसका एक फॉर्मूला बना हुआ था कि मार्केट में भाई बासमती का रेट अगर 40 रुपये है धान का, तो हम उनको 48 रुपये यानी 20% और बढ़ा के, और जिसमें किसान बहुत खुशी खुशी देता है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो 3 टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग हम नहीं कर सकते। हमारा जहाँ गोडाउन है वहाँ वो टेस्टिंग एजेंसी का आदमी आएगा, उसका ट्रेवल स्टे सब देना पड़ेगा। वो आएगा खुद, अगर 1000 बैग हैं तो उसमें से वो 10% बैग से सैंपल निकालेगा, फिर अपनी लैब में ले जाएगा, उसी वही ले जा सकता, हम नहीं दे सकते। और फिर टेस्ट करेगा और उसमें कुछ निकल गया तो गया था। अगर उसमें कुछ निकल गया तो समझ लो आपका पूरा लॉट खराब हो गया। किसी किसान ने बेईमानी कर दी तो वो सारा लॉट बेकार हो गया। फिर आप उसका कन्वेंशनल में ही बेच सकते हैं, वो पास नहीं करेगा। उसकी रिपोर्ट अगर गलत आ गई तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इतना मतलब इसमें है जो मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ ना। तो ये तब उसकी कॉस्ट बढ़ती है, और तब हम सोचते हैं, जनरल आदमी ये सोचता है कि यार ये तो अब जैसे 2-2.5 गुना 3 गुना तक एक्सपोर्ट में मिल जाता है, तो वो तब मिलता है। फिर एक्सपोर्ट की कॉस्ट है, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट बनते हैं बहुत सारे, तब भी प्रॉफिट तो होता है। जो बड़ी कंपनियां हैं NBRL जो टोटल ऑर्गेनिक कर रही हैं, उनके 10,000 से ज्यादा ऑर्गेनिक किसान है, और उनका सर्टिफिकेशन का खर्चा वो खुद उठाते हैं, और फिर उनसे 20% दे के उनसे लेते हैं। और समय समय पर उनको जैविक दवाइयाँ देते हैं, बहुत सारी चीजें, वो तब ये चल रहा है। मतलब जो जो मैं हाई कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है कि किसी ने अपनी रिपुटेशन बना दी है और वो सर्टिफिकेशन भी नहीं कर रहे, और स्वाद के अनुसार और लोग जब उसको खा रहे हैं, वो एक अलग सिस्टम है। और जो सर्टिफिकेशन का सिस्टम है वो इस तरह का है, और उसमें कॉस्ट बढ़ती है। तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ अनूप जी से कि भाई इतनी हाई कॉस्ट किस चीज की। ठीक है, आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो इतना भी नहीं है कि ऑर्गेनिक में मुझे तो लगता है 20-30%, 30% अगर किसान को अच्छा मिलता है मार्केट रेट से, 20 से 30%, 20% भी बहुत होता है, और वो ऑर्गेनिक कर रहा है तो इतने में मतलब संतुष्ट होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक में भी अगर आप सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में कोई कमी भी नहीं है। आपका खेत भी सुधर रहा है। बहुत किसानों से हमने बातचीत की तो उन्होंने, ऐसे भी किसान हमारे साथ है जिनका हमने महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं और सामान्य रूप से बेच रहे हैं। मतलब उनको उनको प्रीमियम कॉस्ट भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो खुश है। वो कहते हैं मेरा तो 2 लाख का खर्चा बच गया है जो केमिकल पे कर रहा था। मेरी फैमिली जो है बीमारियों से बच रही है। तो हमें उसको दूसरे रूप में देखना पड़ेगा। अगर हम पैसा ही देखेंगे ना कि ऑर्गेनिक मैं तब करूंगा जब मुझे पैसा डबल मिलेगा, या ऑर्गेनिक करने का मेरा मकसद ही है कि मैं तो बस मार्केट में इसको डबल में बेचूंगा, या मैं बहुत अच्छे रेट लूंगा। रेट तो थोड़ा अच्छा मिलना ही चाहिए, पर इतना नहीं कि भाई आपका फिर प्रॉब्लम आ जाए। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लोगो जो लगा हुआ पैकेट है, उसकी कॉस्ट में से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उसका जो है कॉस्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस से बढ़ता है, और फिर वो जो मार्केटिंग का एक सिस्टम उसको डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि वो बल्क में कर रहा है तो उसको कई कर्मचारी रखने पड़ते हैं। और ये जो टेस्टिंग का मसौदा है, अगर टेस्टिंग में कुछ निकल गया तो ये जो बेईमानी होती है जैसे उन्होंने बताया होती है, तो वो बेईमानी नहीं कर सकते अगर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि जो हमारे मार्केट में बिक रहा है इंडिया में, पूरे इंडिया में कई हजारों दुकान है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट की, कई कंपनियां हैं जो बेच रही हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी दुकान में वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, क्योंकि यहाँ पे उतने रूल सख्त नहीं है।
कि आपको एनालिसिस करवानी है, वो एक्सपोर्ट में तो मैंडेटरी है, वो जरूरी करना है, वो बायर भी मांगता है। लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है, वो बस सर्टिफिकेट मिल गया और उसने लोगो भी मिल गया, तो वो अलाउड है अभी तक कि वो उसको करे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे बेईमानी भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि सिस्टम तो बन गया है, वो एफएसएसआई चाहे तो कभी भी दुकान पे रेट डाल के किसी भी चैन का सैंपल ले सकता है। एफएसएसआई को इसका अधिकार दिया गया, ऑर्गेनिक का भी। वो जाके दुकान में सैंपल कोई भी पैकेट ले सकता है और उसकी एनालिसिस करवा के वो उसको मतलब चैलेंज कर सकता है। इस तरह का कुछ हुआ भी है कि किसी का बेच रहा था ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, और इसमें ऐसा भी है कि जो सर्टिफाइंग बॉडी है वो भी थोड़ा लीनियंट हो जाती है, मतलब इतना सख्त उनका कंट्रोल नहीं रहता है, कहीं ना कहीं चूक तो हो जाती है। तो वो ऐसा हो सकता है कि वो दुकान में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लोगो भी लगा हुआ है, लेकिन वो माल ऑर्गेनिक एकदम नहीं है। तो ये स्थिति है। बेस्ट ये है कि छोटे किसान को तो अपना मार्केट बनाना पड़ेगा, और बहुत लोगों ने बनाया है, हमने जिनसे बात की है। अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। हाँ, उसको आजकल के हमारे जमाने, आजकल हम सोशल मीडिया के युग में है, अपने सोशल मीडिया का उपयोग करके, व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग करके, फेसबुक का प्रयोग करके, अपने फार्म पे लोगों को इनवाइट करके, अपने फार्म की फोटो बार बार डाल के, अपने फार्म पे आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, किस तरह से आप डाल रहे हैं, कैसा आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो मेथड अपना के आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं। और फिर जो मार्केट, हमारे यहाँ पे आए थे बहुत सारे लोग, एक महाराष्ट्र और गुजरात से भी थे, जिन्होंने बोला कि भाई वो उन्होंने अपना मार्केट बनाया है, उनके पास इतनी डिमांड है, और फिर ग्रुप भी बनाया है किसानों का, कि वो उनको पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। तो उनका कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, सर्टिफिकेशन है लेकिन वो उतना नहीं है, उन्होंने पहले अपना मार्केट बनाया है, और ये सारा सोशल मीडिया के थ्रू बनाया। तो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि एक किसान, और हमारे नर्मदापुरम में, उस मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान ऐसे जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, कि बनाने की जरूरत है। तभी मतलब एक इंडिविजुअल किसान, एक व्यक्ति जो ऑर्गेनिक कर रहा है और बिल्कुल सही ढंग से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, वो ईमानदारी से अपना एक सोशल मीडिया ग्रुप भी तैयार करे, सोशल मीडिया प्रोफाइल तैयार किए, और फिर अपना मार्केटिंग करे, फिर आते हैं बायर, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, एप्स हैं, जहाँ पे आप बिडिंग कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास मैं उगा रहा हूँ, और चैलेंज करिए कि भाई आप आके हमारे फार्म में देखिए ना, और फार्म के वीडियोज और फोटो डालिए कि भाई आप किस तरह से कर रहे हैं। तो तब मुझे लगता है कि उन वो इंडिविजुअल आदमी, इंडिविजुअल किसान भी जो कि मेहनत कर रहा है, उसको भी अच्छा दाम मिलेगा। पर इतना बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि दुगना मिले, मुझे लगता है ये रिलेवेंट नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रावत जी। और किसी का अगर कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है। कोई पूछना चाहते हैं, कोई संवाद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए, और कोई संवाद अगर आपके पास है तो करने का कष्ट करें, और आभार भी आप ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुंदर योग की कक्षा रही, और एक बड़ी ही इसमें गति भी बहुत गतिमान योग था, और ऊर्जापूर्ण योग रहा, योगी की क्लास रही। साथ में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि विश्नोई जी ने एक किसान की वो संघर्ष की कहानी बताई कि किस तरह से वो खुद को स्थापित करता है एक मार्केट में, और इसी को जो सत्यापित किया है रावत जी ने, कि जो रावत जी का अनुभव है वो ये दर्शाता है कि हाँ, इस तरह की बातें किसान के साथ हो रही हैं, और ये निरंतरता बनी रहेगी। एक बात इस दोनों महानुभावों की वार्तालाप से ये आई
कि अगर किसान अपनी मेहनत से और थोड़ा कुछ विचार और आइडियाज, कुछ नए इनोवेशन से अपनी बातें और अपने उत्पाद आगे रखें, तो उसके लिए मार्केट का सरलता से मिलना स्वाभाविक है आज के दौर में। कि जहाँ बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि घर घर में लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी हमारे भोजन के कारण ज्यादा हो रही है। अधिकतर अनाज और फल सब्जियां पटी पड़ी हुई हैं अ, जहरों से। तो उस स्थिति में हम अपने अनाजों को, विश्व मुक्त अनाज को, ऑर्गेनिक को, नेचुरल को अगर अलग ढंग से पेश करते हैं आगे, तो हमारा मार्केट बनना निश्चित ही है। और जो रावत जी ने बहुत सारी किसानों की बातें बताई कि इनका तो आदरणीय रावत जी के साथ साथ कार्य करने का ये अनुभव है और उन्हें समझने का मुझे अभी अवसर मिला। और ये निश्चित है कि हमारे किसान, कई किसान बंधु इस क्षेत्र में सरलता के साथ कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय बिश्नोई जी को बधाई देता हूँ कि वो हरियाणा जैसे क्षेत्र में, पंजाब से लगे हुए क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और ये एक सफलता ही मानी जानी चाहिए कि आप इस तरह से आसपास के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और ये बात ये है कि इस तरह के कार्यों को और भी गति मिले, इसकी आवश्यकता है। साथ ही आज समय भी लगभग काफी आगे बढ़ चुका है। और इस क्रम में हमारे आदरणीय सदस्य जो इस योगाहार कार्यक्रम में सुबह से ही लेकर के अभी तक अपनी उपस्थिति बनाई हुई हैं, कुछ सदस्य लेफ्ट भी कर गए हैं। मैं सदन के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम योग और आहार की इन श्रृंखलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और योग और आहार की इस श्रृंखला को ही हम कार्यक्रम के रूप में ही नहीं बढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारी जो गतिविधियां हैं इससे प्रेरित हो रही हैं। जैसे कि कल के हमारे मुख्य अतिथि सोनी जी, मनीष सोनी जी से भी चर्चा हुई, तो वो भी बता रहे थे कि किस तरह से युवा अब कदम भर रहे हैं, डग भर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पतंजलि और उसकी सभी शाखाएं, उपशाखाएं और उनसे जुड़े हुए आदरणीय सदस्य जो उपस्थित हैं, जो लेफ्ट हो गए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में राजश्री कुशवाहा जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि अनूप बिश्नोई जी, अशोक पटेल जी, भगवान दास कुशवाहा जी, मुनेश्वर राय जी, भूपेंद्र जी शास्त्री जी, बनेश सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना कोथले जी, निर्मला जोशी जी, PFSP पोरी से जुड़े सदस्य, प्रदीप राज वर्मा जी, रघुवीर सिंह रावत जी, रमेश चंद मेहरा जी, रंजना दीदी जी, रूप सिंह राजपूत जी, रोमीराम जायसवाल जी, शरद वर्मा जी और वैशाली जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय पवन सर जी, सभी सभी उपस्थित और जो लेफ्ट हो गए हैं, सभी आदरणीयों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, ओम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी ओम। और जी सभी को सादर प्रणाम। और आदरणीय रंजना जी का धन्यवाद और आदरणीय मुकेश जी का धन्यवाद और आपका धन्यवाद कि हमारे योग शिक्षक और चीफ गेस्ट से संवाद कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। सबको साधुवाद हो। कल हम सब का सुझाव लेंगे, सुनेंगे। जैसा कि आदरणीय पवन सर जी ने प्रस्ताव दिया था कि हमें जो समीक्षा करना है 525 में युवा उत्सव की, उसके बारे में हम सब लोग आप लोग से सब सुझाव लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप बिश्नोई जी आपका, और सभी को ओम।